हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडएक्सेल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रारंभ सीरीज रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आज का कोट ऑफ द डे हमारा है लर्न, ग्रो, सक्सेस एंड रिपीट। लर्न करो, सीखो, सीख के ग्रो करो, ग्रो करके उससे सक्सेस हासिल करो और उसके बाद उस सक्सेस को कंटिन्यू करने के लिए इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करो। ठीक है, तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिए होने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन एंड हाउ लाइट इंटरेक्ट विद सरफेसेस, अप्लाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, explanation the behavior of light with the plane mirror and the formation of images and calculate the angle of deviation in the ray optics experiment। ठीक है, तो इस सीरीज में अब तक हमने मैग्निफिकेशन तक की बातें की थी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी मिरर से कैसे इमेजेस फॉर्म होती है, इमेज को फॉर्म करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, और मैग्निफिकेशन की कुछ बातें हमने की थी। राइट, लीनियर मैग्निफिकेशन को हमने एकदम अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में हम क्या करते हैं बेटे, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कुछ इस टाइप से रखते हैं। कैसे? कुछ इस टाइप से। राइट, अब जब ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो इसकी जो इमेज होगी, हो सकता है कि वो कुछ एक्सटेंडेड इमेज हो। उसकी जो लेंथ होगी, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो और इमेज की जो लेंथ है, दोनों जरूरी नहीं है कि सेम हो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। और इसी डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से हमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की नीड हुई। राइट, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटे लेंथ ऑफ द इमेज divided by length of the object। राइट, तो लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, सपोज इस ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस मिरर से है u1 और जो सेकंड पॉइंट है उस सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस है बेटे u2। ठीक है, अच्छा जो इमेज है उस इमेज के एक पॉइंट की डिस्टेंस है v1 एंड दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस है v2। इट मींस u1 का जो इमेज है वो बनी है v1 पे एंड जो u2 की इमेज है वो बनी है v2 पे। तो अगर मैं यहां से इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ देखूं तो क्या बेटे ये इमेज की लेंथ v2 माइनस v1 ऐसी होनी चाहिए, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ। ठीक है, तो ये v2 माइनस v1 इज लेंथ ऑफ इमेज। एंड अगर मैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट देखूं तो क्या बेटे ये u2 माइनस u1 होनी चाहिए। तो मैग्निफिकेशन जो है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, उसका फॉर्मूला हो गया बेटे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1। अच्छा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बहुत कम चेंज हो रहा है, तो हम इस v2 माइनस v1 या फिर u2 माइनस u1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाय du। किसके लिए? फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। राइट, तो ये हो गया बेटा हमारा फॉर्मूला। और अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगा के वहां से dv अपॉन du की वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी बेटे v अपॉन u का होल स्क्वायर। और इस v अपॉन u के होल स्क्वायर को क्या हम माइनस v अपॉन u का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों सेम ही बात है। ठीक है, तो माइनस v अपॉन u हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है बेटे, वो होता है हमारा मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन में एक रिलेशन निकल के आया मेरे पास
वो रिलेशन क्या हो गया बेटे, ml इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं बेटे। सो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉर्मूला कनेक्टिंग UVF फॉर स्फेरिकल मिरर इज वैलिड ओनली फॉर मिरर्स हुज साइज आर वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट मींस जो मिरर की साइज है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में अगर बहुत छोटी होगी तभी हमारे लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और ये एकदम सही अप्रोक्सीमेशन है बेटे, जो भी हमने कैलकुलेशंस की वो कैलकुलेशंस क्या मान के की हमने कि जो हमारा मिरर है उसकी जो साइज है वो बहुत कम है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करूं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सरफेसेस बट नॉट फॉर लार्ज स्फेरिकल सरफेसेस। बेटा ऐसा कभी नहीं होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा एप्लीकेबल होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ रखा है बेटे, 15 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो बेटे क्या क्या बातें हैं यहाँ पे उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास जो मिरर है वो मिरर कैसा है बेटा, मिरर है हमारे पास कॉन्केव मिरर, राइट। अब इस कॉन्केव मिरर के लिए क्या क्या बातें मुझे गिवन है, देखो कॉन्केव मिरर के लिए क्या मुझे फोकल लेंथ गिवन है, यस फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा कल जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो मैंने एक बात बताई थी बेटे कि जो ये फोकल लेंथ है या फिर इमेज डिस्टेंस है या फिर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उन सबको हमें विद साइन लेना पड़ेगा। और जैसा कि हमने देखा था कि जो कॉन्केव मिरर है उसका फोकल लेंथ इस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। तो क्या लेफ्ट साइड पे होने की वजह से एफ की वैल्यू -10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बिल्कुल एफ की वैल्यू -10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं बेटे कि डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म्ड एंड कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। सो u भी मुझे गिवन है बेटे, कितना गिवन है u 15 सेंटीमीटर। तो क्या मुझे ये भी माइनस में लेना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज मुझे ऑब्जेक्ट को कुछ इस टाइप से प्लेस करना होगा, राइट। तो ये मेरी फोकल लेंथ है बेटे, फोकल लेंथ कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बेटे 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अच्छा यहां पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे तो एक अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा मुझे कि अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और क्या ये प्रिंसिपल फोकस है, बिकॉज 15 सेंटीमीटर जो है वो फोकस से ज्यादा होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है क्या उसकी डिस्टेंस बेटे 2f होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बेटे 2f के इक्वल होता है। तो 2f इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर जब है तो क्या इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है बिटवीन C एंड F। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F रखा हुआ था कल जब हमने कैलकुलेशंस जब रे डायग्राम हमने ड्रॉ किए थे तो जब ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में रखा था तो क्या बेटे इमेज जो बन रही थी वो बियॉन्ड C बन रही थी और क्या वो एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज थी। तो यस वो एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज थी और वो बियॉन्ड C बन रही थी। इट मींस हमारा जो आंसर है वो ग्रेटर देन 20 आना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन में 3 आंसर ग्रेटर देन 20 है, तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा V की वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास एक ही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूं तो f की वैल्यू क्या है बेटे -10 सेंटीमीटर। तो 1/-10 इज इक्वल्स टू 1/u मतलब कि 1/-15 प्लस 1/v। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं बेटे तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा बेटे 1/15, ये इधर आके प्लस का हो गया एंड माइनस ऑफ 1/10। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 30 इसका एलसीएम आएगा एंड ये हो जाएगा बेटे
2 माइनस 3, इट मीन्स -1/30। तो जब 1/v की वैल्यू -1/30 आई तो क्या बेटे v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो v की वैल्यू आ गई बेटे हमारे पास क्या, -30 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया बेटे, माइनस साइन इस वजह से आया क्योंकि इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में बन रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे बेटे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटे, कॉन्केव मिरर पे रखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 f। इट मींस जो हमारे पास u की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू क्या हो गई बेटे -1.5f। कल हमने पढ़ा था कि u की वैल्यू ऑलवेज क्या लेनी है, हमें u की वैल्यू हमें ऑलवेज नेगेटिव लेनी है। तो u इज इक्वल्स टू हो गया -1.5f। अच्छा जो हमारा फोकल लेंथ है वो f है बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f इज द फोकल लेंथ, और जब फोकल लेंथ f है तो कॉन्केव मिरर के लिए क्या ये -f होनी चाहिए, कॉन्केव मिरर के लिए यस ये -f होनी चाहिए। द इमेज विल बी एट, मुझे पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वापस से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ v। सो 1/v को हम एक साइड रख लेंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा बेटे 1/f की जगह मुझे क्या पुट करना है बेटे -f, तो 1/-f, एंड ये u जो है ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बट क्या u में जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव अगेन क्या हो जाएगा बेटे पॉजिटिव, और ये आ जाएगा बेटे 1/1.5f। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 1.5f जो है ये हमारा एलसीएम आएगा, एंड -1.5 प्लस 1 0.5/1.5f। ये तो किसकी वैल्यू आई बेटे 1/v की। तो अगर यहाँ से मैं v की वैल्यू देखूं तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे -1.5f डिवाइडेड बाय 0.5। तो इसकी वैल्यू आ गई बेटे हमारे पास 3f। ठीक है, 3f और माइनस का 3f। ठीक है, सो -3f इज करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटे, अ कॉन्केव मिरर फॉर फेस व्यूइंग हैज फोकल लेंथ ऑफ 0.4 मीटर। मुझे एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ है बेटे 0.4 मीटर। सो फोकल लेंथ क्या गिवन है बेटे हमें 0.4 मीटर, और क्या ये एक कॉन्केव लेंस है बेटे, कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर के लिए जो f की वैल्यू होती है क्या वो नेगेटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट, at which you hold the mirror from your face in order to see the image upright with magnification of 5। तो बेटे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा होना चाहिए ताकि इमेज कैसी बने बेटे, हमारी इमेज बने अपराइट, मतलब कि सीधी इमेज बने। ठीक है, कॉन्केव मिरर में कौन सा केस हमने देखा था जिसमें सीधी इमेज बन रही थी, कॉन्केव मिरर में एक ही केस था, बिटवीन f एंड p जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तभी ओनली अपराइट इमेज बन रही थी। ठीक है, मतलब कि फोकस एंड पोल के बीच में जो है हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ होना चाहिए, राइट। तो फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन की बात ये देखते हैं, चलो। सो f इज 0.4। अच्छा मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है बेटे, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 5। अच्छा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव, क्यों, बिकॉज अपराइट इमेज बन रही है, इस वजह से मुझे मैग्निफिकेशन क्या लेना पड़ेगा बेटे, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, राइट। सो मैग्निफिकेशन इज 5। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ u। ठीक है, सो हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ एंड u में एक रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा, f/f - u। तो यहाँ पे हम इजीली वैल्यूज पुट करेंगे, m की वैल्यू इज
5, एफ की वैल्यू कितनी है बेटे -0.4 एंड -0.4 माइनस यू वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो बेटे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा -2। ठीक है, -5u इज इक्वल्स टू -0.4। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो -5u इज इक्वल्स टू 2 - 0.4। सो ये हो जाएगा बेटे हमारा u इज इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाय 5 और साइन आएगा हमारा माइनस का। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा बेटा 0.32 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हो जाएगा बेटे 0.32 मीटर। ठीक है, 0.32 मीटर इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 1 मीटर। देखो बेटे यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर टॉल है। ठीक है, और इमेज ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा हुआ है 1 मीटर पे रखा हुआ है। तो जो डेटा है वो ध्यान से अपने को यहाँ से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे दोनों यूनिट डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों यूनिट को मुझे सेम करना पड़ेगा, तो हम इस 1 मीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्या क्या डेटा दिया हुआ है गिवन लिखते हैं बेटे। फ्रॉम सो क्या क्या डेटा दिया हुआ है बेटे लिखते हैं। चलिए देखो बेटे, ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर टॉल, मतलब कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज -1 मीटर या फिर -100 सेंटीमीटर। राइट, मैग्निफिकेशन जो है बेटे तो विच हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है बेटे 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 सेंटीमीटर है तो क्या है माइनस में 20 होना चाहिए, बिकॉज कौन सा मिरर है बेटे कॉन्केव मिरर है। अच्छा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है बेटे, ये रिलेशन होता है r/2। तो r/2 होता है फिजिकल्स टू, तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे -10 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या क्या दिया हुआ है h0 दिया हुआ है, u दिया हुआ है एंड फोकल लेंथ दी हुई है, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है बेटे साइज ऑफ द इमेज। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट साइज ऑफ द इमेज या फिर हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली मैं इन वैल्यूज को किसी फॉर्मूले में रख के सॉल्व नहीं कर सकता हूं। बट अगर मैं मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले की बात करूं तो मैग्निफिकेशन के बेटे हमने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे। क्या क्या लिखे थे, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक फॉर्मूला तो ये था। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला लिखा था बेटे हमने, क्या लिखा था F/F-U। ठीक है, तो क्या हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करके वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं चाहे कि यस, हमें HI कैलकुलेट करना है। HO मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, फोकल लेंथ हमें गिवन है एंड U की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बेटा, देखो चलिए। So height of image will be F/F-U multiply by height of the object। ठीक है, चलिए तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया बेटे, फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई बेटे -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया डिवाइडेड बाय F-U मीन्स F इज -10 एंड U इज -100। तो बेटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
तो माइनस और माइनस प्लस होके ये हो गया बेटे प्लस का 100 एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बेटे 5 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा बेटे 50 अपॉन 90। ऊपर माइनस का साइन आएगा, नीचे प्लस का साइन, सो ओवरऑल माइनस का साइन आ गया बेटे। ठीक है, सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं फर्दर, सो एच आई विल बी 5 अपॉन 9 माइनस 5 अपॉन 9। ठीक है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटे माइनस 0.55 बेटे माइनस 0.55 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A spherical mirror forms an image of magnification 3. The object distance if focal length of mirror is 25 centimeter may be। चलो सॉल्व करते हैं बेटे इस क्वेश्चन को। भी क्या क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन इज 3, सो m इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इफ फोकल लेंथ इज 24 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है बेटे 24 सेंटीमीटर। अब कौन सा मिरर है बेटे, एक स्फेरिकल मिरर बोला हुआ है। स्फेरिकल मिरर बोला हुआ है तो क्या स्फेरिकल मिरर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों हो सकते हैं? यस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकते हैं, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो सकते हैं, बट क्या हमें कॉन्वेक्स मिरर मोर देन 1 मैग्निफिकेशन दे सकता है? तो इसका आंसर है नो। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, बिकॉज वो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो 3 गिवन है। इट मींस जो हमारा स्फेरिकल मिरर है ये कौन सा मिरर है बेटा, दिस इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात मैग्निफिकेशन 3। अब कॉनकेव मिरर में क्या मोर देन 1 क्या ग्रेटर देन 1 मैग्निफिकेशन वाला ओनली एक ही केस हो सकता है? क्या उसमें वर्चुअल इमेज ही ओनली ग्रेटर देन 1 मैग्निफिकेशन का इमेज बना सकती है, या फिर रियल इमेज भी बना सकती है? तो इसका आंसर है दोनों। जो रियल इमेज है उसका मैग्निफिकेशन भी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और जो वर्चुअल इमेज है उसका मैग्निफिकेशन भी ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे जो m की वैल्यू है वो 2 वैल्यूज लेनी पड़ेगी, और दोनों वैल्यूज को यहाँ पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो m की एक वैल्यू मैंने ली +3। ठीक है, +3 किसके लिए बेटे, फॉर वर्चुअल इमेज। एंड m की एक और वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, किसके लिए बेटे, m इज -3 फॉर रियल इमेज। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल दोनों के लिए मुझे डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी होगी, बट क्या फोकल लेंथ दोनों के लिए सेम होगा? यस, फोकल लेंथ दोनों के लिए सेम होगा, बिकॉज जो हमारा मिरर है वो कौन सा मिरर है बेटे, कॉनकेव मिरर, ये हमने देख लिया। तो फोकल लेंथ विल बी -24 सेंटीमीटर, राइट। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटे, मुझे कैलकुलेट करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला हमारे पास, कौन सा, m इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u। ठीक है, एंड यहाँ पे भी m इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं फर्दर वैल्यूज पुट करूँ तो m की वैल्यू दी हुई बेटे यहाँ पे +3, सो 3 इज इक्वल्स टू f की वैल्यू -24 डिवाइडेड बाय -24 माइनस u। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं देखूं तो m की वैल्यू क्या है बेटे यहाँ पे -3 इज इक्वल्स टू f की वैल्यू इज अगेन -24 डिवाइडेड बाय -24 माइनस u। ठीक है, चलिए बेटा जो लास्ट डेटा था उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
3 इज इक्वल्स टू -24 डिवाइडेड बाय -24 माइनस u। एंड इधर था हमारे पास -3 इज इक्वल्स टू -24 डिवाइडेड बाय -24 माइनस u, राइट। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे फर्दर, सो -3u विल बी, ये वाली क्वांटिटी उधर जाके प्लस की हो जाएगी बेटे, तो 3 इंटू 24 माइनस 24, सो ये हो जाएगा बेटे u इज इक्वल्स टू -2 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटे, इसको हम कट कर देंगे 8 टाइम्स, इसका आंसर हो गया -16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं बेटे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस वाला मैग्निफिकेशन है, -3 इंटू -24 और -3 इंटू -u इज इक्वल्स टू -24, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस माइनस हो गया बेटे प्लस, सो 3u इज इक्वल्स टू, ये वाली क्वांटिटी उधर चली जाएगी और ये भी प्लस वाली है बेटे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये उधर जाके अगेन माइनस, ठीक है। सो ये हो जाएगा बेटे -4 इंटू 24, सो u की वैल्यू हो जाएगी बेटे -4 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 3, सो u हो गई बेटे हमारे पास -32 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसमें हमारे पास दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं, 32 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two objects A and B are placed at 16 centimeter and 25 centimeter from the pole in front of a concave mirror। एक concave mirror है बेटे, जिसमें हमने दो ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, जिसके सामने एक को तो रखा हुआ है 16 सेंटीमीटर पे और दूसरे को रखा हुआ है बेटे 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अच्छा, जो फोकल लेंथ है बेटे, फोकल लेंथ के लिए हमें एक कंडीशन दी हुई है क्या, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। सो इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर, सो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 होनी चाहिए। सो क्या इसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए बेटे। सो फोकल लेंथ विल बी 20 सेंटीमीटर। और अगर ये जो हमारा मिरर है वो अगर कॉनकेव मिरर है, तो क्या इसकी वैल्यू -20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यस, बिल्कुल -20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। सो फोकल लेंथ हमें गिवन है और ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन गिवन है, जिसके लिए मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है। सो u1 इज -16 सेंटीमीटर एंड u2 इज -25 सेंटीमीटर, ठीक है। f दोनों के लिए सेम होगा बेटे, कितना, -20 सेंटीमीटर, f इज -20 सेंटीमीटर, ठीक है। And we have to find out v, we have to find out v। इसको मैंने बोला v1 और इसको बोला मैंने v2, ठीक है। सो अगर मैं v1 और v2 की वैल्यू निकालूं, v1 और v2 की वैल्यू निकालूं, तो क्या हो जाएगी बेटे, 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u1, ठीक है। और इसके पैरेलल में इसको भी चलने देते हैं, 1/v2 इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u2, ठीक है। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सो 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/f मीन्स 1/-20, u1 की वैल्यू इज -16 और माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, प्लस 1/16। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा बेटे हमारे पास 18 का एलसीएम आ जाएगा, तो -4 + 5, ठीक है।
सो V1 की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 80, ठीक है, 80 सेंटीमीटर और प्लस 80 सेंटीमीटर आई है, ठीक है, तो प्लस 80 सेंटीमीटर, अच्छा आनी भी चाहिए थी प्लस 80 सेंटीमीटर, प्लस क्यों बेटे, क्योंकि फोकस तो है 20 सेंटीमीटर पे और ऑब्जेक्ट हमने रखा है 16 सेंटीमीटर पे, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है बेटे इस कंडीशन में, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन F एंड P, ठीक है, और जब बिटवीन F एंड P हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज डेफिनेटली कहाँ बननी चाहिए बेटा, मिरर के पीछे वाली साइड पे, मतलब कि पॉजिटिव वाली साइड पे, राइट। अच्छा अगर इसके लिए वही सेम कैलकुलेशन हम करें, सो 1/V इज इक्वल्स टू 1/V2 इज इक्वल्स टू 1/F की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 1/F मतलब कि 1/-20 और अगेन माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 1/25, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें सो 100 आ गया इसका LCM एंड -5 प्लस 4, सो V2 की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास -100 सेंटीमीटर। अच्छा ये -100 आई क्यों, बिकॉज जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेटे वो अब फोकस के बाद, मतलब कि बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, बिटवीन F एंड C हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब ये वाली कंडीशन होगी तो डेफिनेटली जो इमेज है वो कहाँ बननी चाहिए बेटे, मिरर के इसी साइड पे बननी चाहिए, लेफ्ट साइड पे, मतलब कि माइनस वाली साइड पे बननी चाहिए, ठीक है। सो जो हमारा एक इमेज है वो, अच्छा मुझे इसमें निकालना क्या था बेटे, मुझे निकालना था डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस, ठीक है, दोनों इमेजेस के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। सो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देखो बेटे, एक इमेज बनी है 100 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, और दूसरी इमेज बनी है 80 सेंटीमीटर पे बिहाइंड द मिरर, ठीक है, तो दिस इज 80 सेंटीमीटर। सो क्या डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस ये बेटे 100 प्लस 80 मतलब कि 180 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे 180 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में 160 लिखा हुआ था, बट इसका ऑप्शन 180 करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, match the corresponding entries column 1 with column 2 where n is the magnification produced by the mirror, here m is the magnification produced by the mirror, ठीक है। चलो सो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 देखते हैं बेटे, कॉलम 1 में क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन इज -2, ठीक है, मैग्निफिकेशन इज -1/2, मैग्निफिकेशन इज +2, मैग्निफिकेशन इज +1/2। तो सबसे पहली बात, मैग्निफिकेशन के लिए हमने कल बहुत सारी बातें पढ़ी थी, अगर मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्रेटर देन 1 के लिए ओनली एक ही मिरर, कौन सा मिरर बेटे, कॉन्केव मिरर, तो जो मैग्निफिकेशन 2 है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है, एंड इसके साथ साथ जो मैग्निफिकेशन 2 क्या माइनस में है, -2, सो ये रियल इमेज भी होगी, क्यों, बिकॉज माइनस जब मैग्निफिकेशन होगा तो इमेज कैसी होगी बेटे, इमेज होगी रियल, सो ऑप्शन ए के लिए बी एंड सी आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए के लिए बी एंड सी एक ही में, ऑप्शन ए के लिए बी एंड सी। अच्छा अगर मैं बी को देखूं, m इज -1/2, सो -1/2 अगेन बेटे ये -1/2 किस में बन सकती है, रियल इमेज है -1/2 अगर मैग्निफिकेशन है तो, और रियल इमेज ओनली किस में बन सकती है बेटे, कॉन्केव मिरर में। सो जो हमारा मिरर है वो अगेन क्या होना चाहिए बेटे, कॉन्केव मिरर होना चाहिए और रियल इमेज होनी चाहिए, सो बी एंड सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सो बी एंड सी इसमें करेक्ट है, ठीक है। अच्छा मैग्निफिकेशन +2, मैग्निफिकेशन +2 का मतलब होगा बेटे कि जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, क्यों, बिकॉज प्लस आ रहा है मैग्निफिकेशन में, और प्लस आने का मतलब कि जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज होगी, बट
जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 होने की वजह से जो मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी हमें वो कहाँ मिलेगी बेटा, ओनली कॉनकेव मिरर में। सो सी के लिए हमारे पास बी एंड डी करेक्ट है, ठीक है। और ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो +1/2, +1/2 जो है वो किसमें हो सकता है बेटे, प्लस का मतलब तो हो गया हमारी वर्चुअल इमेज, और 1/2 का मतलब हो गया मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1/2 मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर एंड वर्चुअल इमेज मतलब कि डी के लिए हमारे पास ए एंड डी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rod of length 10 cm lies along the principal axis of a concave mirror, ठीक है। एक concave mirror है, इस concave mirror के principal axis के along हमने एक rod को रखा हुआ है, ठीक है। सपोज ये लाल कलर की rod को हमने कहाँ रखा हुआ है, principal axis के along, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं बेटे नेक्स्ट की फोकल लेंथ दिया हुआ है हमें कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, और क्या ये फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्यों, बिकॉज जो हमारा मिरर है वो कौन सा मिरर है बेटे, कॉनकेव मिरर, सो फोकल लेंथ मस्ट बी -10 सेंटीमीटर, ठीक है। इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोज टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। जो हमारा इस ऑब्जेक्ट का एक एंड है, जो पोल के नियर वाला एंड है, पोल के पास वाला जो एंड है ये कहाँ पे है बेटे, ये है हमारा 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये है 20 सेंटीमीटर पे, कहाँ से, पोल से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ कितनी गिवन है बेटे, 10, तो फोकल लेंथ अगर 10 है, फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो क्या जो इस रोड का जो एक एंड है वो हमारे सी पे रखा हुआ है, क्या ये सी पे रखा हुआ बेटा, इसका डबल, 10 का डबल 20, तो जो हमारा रोड का एक एंड है वो सी पे रखा हुआ है, मतलब कि इस रोड की जो इमेज होगी, इस रोड की जो इमेज होगी, अगर मैं इसको ए बोलूं और इस पार्ट को अगर मैं बी बोलूं, तो जो बी वाले पार्ट की इमेज होगी वो यहीं पे बनेगी, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पे रखा हुआ होता है तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होती है बेटा, इमेज भी सी पे फॉर्म होती है, और बाकी इसका जो इधर वाला पार्ट है उसकी इमेज यहाँ कहीं पे इस टाइप से बन जाएगी, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है बेटे कि लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगी, मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट पे जो इमेज, इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस पॉइंट को मैं बोलूं ए, तो ए पॉइंट की अगर मैं इमेज फॉर्म करवा दूं तो मुझे जो लेंथ ऑफ इमेज है वो मिल सकती है। तो पॉइंट ए की इमेज फॉर्म करवाने के लिए यू की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बेटे, यू की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ये 20 है, प्लस जो रोड की लेंथ है क्या वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है बेटे, तो क्या हमारे पास यू की वैल्यू -30 सेंटीमीटर है। सो यू की वैल्यू क्या हो गई बेटा हमारे पास -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटे, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास, लेंथ फॉर्मूला 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, मतलब कि 1/-10 माइनस 1/u, मतलब कि 1/-30, और माइनस माइनस विल बी प्लस। सो अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा बेटे 30 -3 + 1, सो v इज इक्वल्स टू आया बेटे हमारे पास -15 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया बेटे, यहाँ पे हुआ कुछ यूं कि जो ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस 15 आ गई। अच्छा ये वाली डिस्टेंस तो मुझे ऑलरेडी गिवन है बेटे 20 सेंटीमीटर। सो अगर मैं इस पॉइंट को C बोल दूं तो C माइनस B क्या हो जाएगा, डिस्टेंस BC कितनी हो जाएगी बेटे, डिस्टेंस BC हो गई हमारे पास दिस 20 माइनस दिस 15, मतलब कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, न्यूटन्स फार्मूला जो है, न्यूटन्स फार्मूला क्या बोलता है बेटे? न्यूटन्स फार्मूला ये बोलता है कि अगर जो हमारे पास मिरर है, इस मिरर में हमारे पास एक होता है बेटे फोकस, एक होता है फोकस और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अगर सपोज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने कहीं इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट u, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अगर मैं फोकस से मेजर करूं और जो हमारी इमेज बन रही है v, इस इमेज डिस्टेंस को भी मैं फोकस से मेजर करूं, सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज x1 एंड इमेज डिस्टेंस इज x2, मतलब कि अगर मैं फोकस से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस को देखूं तो जो न्यूटन्स फॉर्मूला है वो हमें बोलता है कि x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें लर्न करना है। चलिए नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन कर्व्ड मिरर। ठीक है, देखिए प्लेन मिरर में हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात की थी बेटे, प्लेन मिरर में डायरेक्टली वो डबल हो जाते थे विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बट अब अगर मैं बात करूं velocity of object in curved mirrors, मतलब कि in spherical mirrors, तो सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है और इस स्फेरिकल मिरर में कोई ऑब्जेक्ट मिरर की साइड मूव कर रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज है इस इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, vi जो है वो क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या इसकी जो डिस्टेंस है u, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस चेंज होगी, और उस डिस्टेंस चेंज होने की जो रेट है वही रेट को मैं क्या बोल दूंगा बेटे, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज rate of change in distance of the object means du by dt, and अगर मैं बात करूं बेटा velocity of image की, so velocity of image is same as dv divided by dt if v is distance of the image from the mirror। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मुझे फाइंड आउट करना है dv by dt, और मुझे सपोज du by dt जो है वो गिवन है, मुझे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सपोज गिवन है। ठीक है, सो अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो u और v में रिलेशन देने वाला मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला बेटे, मिरर फॉर्मूला, विच इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अच्छा अगर मुझे यहाँ से dv/dt लाना है तो क्या मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? यस, बिल्कुल मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या फोकल लेंथ की वैल्यू कांस्टेंट होती है बेटे? फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है किसी भी मिरर के लिए, तो फोकल लेंथ कांस्टेंट होने की वजह से इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है बेटे, मुझे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, सो d बाय dt of 1/u plus d by dt of 1/v। ठीक है, एंड 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या वो -1/x² होता है? सो 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा -1/x², सो 1/u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/u² और du बाय dt। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी सेम वैसा ही होगा बेटे, सो -1/v² इंटू dv बाय dt, राइट। अब अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटे, मुझे फाइंड आउट करना है du बाय dt, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो और इसकी वैल्यू मुझे सपोज गिवन है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो अगर मैं इस वाले टर्म को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/v² इंटू dv बाय dt
इज इक्वल्स टू 1/u², और यहाँ पे माइनस भी इधर आ जाएगा, तो -1/u² इंटू du/dt। ठीक है, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा, देखो dv/dt इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, अच्छा इस v² को इधर ले जाए बेटा, v² को जब उधर ले जाएंगे तो क्या बन गया, -v²/u² एंड मल्टीप्लाई बाय du/dt विच इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज में। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं बेटे, चलो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when an object is kept at a distance of 30 centimeter from a concave mirror, the image is at a distance of 10 centimeter from the mirror। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे कॉन्केव मिरर से, और इमेज बन रही है उसकी 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड विद स्पीड 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द स्पीड विद विच द इमेज मूव दैट इंस्टेंट इज। मतलब कि मुझे क्या क्या गिवन है बेटे, मुझे गिवन है कि ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है हमने 30 सेंटीमीटर पे, मतलब कि -30 सेंटीमीटर मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। अच्छा जो इमेज है वो कहाँ बन रही है बेटे, इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दिया हुआ है VO, कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, V भी क्या हो जाएगा बेटा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटे, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन मुझे डायरेक्टली तो यहाँ पे गिवन नहीं है, बट मैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे u भी गिवन है और मुझे v भी गिवन है। सो मैग्निफिकेशन में पहले कैलकुलेट करूंगा, मैग्निफिकेशन इज -v/u विच इज -10/30। ठीक है, सो ये हो जाएगा बेटे -1/3। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज देखूं तो ये हो जाएगा बेटे -1/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारे पास निकल के आई बेटे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटे रिफ्लेक्शन। अभी तक जो भी हमने बात की उसमें हमने ये सब देखा कि जो ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास लाइट रे है वो आती है और टकरा के फिर से वो बाउंस बैक होके सेम मीडियम में चली जाती है। बट अब हम बात करेंगे बेटे कि लाइट रे आई और उसका बहुत छोटा सा पार्ट तो रिफ्लेक्ट हुआ, बट उसका जो मैक्सिमम पार्ट था वो किसी दूसरे मीडियम में चला गया। फॉर एग्जाम्पल हम लाइट रे जो है वो वाटर के अंदर से एयर में आ रही है, या फिर एयर से लाइट रे जो है वो वाटर में जा रही है। ठीक है, तो अब हम उसकी बात करेंगे। देखो बेटे, सपोज दिस इज इंटरफेस ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ठीक है, ये इंटरफेस है मीडियम 1 एंड 2 का। मीडियम 1 एंड 2 कुछ भी हो सकता है, सपोज मीडियम 1 इज एयर एंड मीडियम 2 इज वाटर। ठीक है, so this is interface of air and water and so this is interface of air and water, this line is interface of air and water। तो जब जो लाइट रे है वो इस इंटरफेस पे आएगी तो अब क्या होगा बेटा, देखो लाइट इस इंटरफेस पे आई। ठीक है, जब लाइट रे आई तो इसने नॉर्मल से, दिस इज नॉर्मल, इसने नॉर्मल से कुछ एंगल फॉर्म किया होगा एंड सपोज दैट एंगल इज आई।
सो आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा बेटे, अब इसके बाद कुछ नई बात होने वाली। नई बात क्या, कि जो हमारा लाइट, जो हमारी लाइट रे है, वो लाइट रे इस वाटर के अंदर अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं जाके ये अपने एक्चुअल पाथ से कुछ डेविएट हो जाएगी, और जब एयर से लाइट रे वाटर में आएगी तो जो लाइट रे है वो अपने एक्चुअल पाथ से कुछ इस टाइप से डेविएट होगी कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाए। कहाँ शिफ्ट हो जाए बेटे, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाए। तो जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई तो जब अब हमारा एंगल है एंगल आर, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसका रीजन क्या होता है बेटे, ये शिफ्ट क्यों होती है, ये शिफ्ट इस वजह से होती है बिकॉज दोनों मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट होती है, और लाइट जो है वो मिनिमम, जो लाइट है वो लीस्ट टाइम टेकन पाथ जो है उस पाथ को चूज करती है। जिस पाथ पे मुझे सबसे कम टाइम लगेगा उस पाथ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में चूज करती है। तो इस वजह से जो लाइट है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, और या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी या फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। सो अगर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो रही है तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है v वाटर, वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से कम होगी। इट मीन्स v वाटर इज लेस देन v एयर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाटर को हम बोल देंगे डेंसर मीडियम, और डेंसर नहीं बोल के हम इसको बोलेंगे बेटे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, और इस एयर को बोल देंगे बेटा हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, तो ये बात हमने कब की, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई। अच्छा, अब जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, लाइट रे सपोज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है। ठीक है, डेंसर मीडियम से लाइट रे कहाँ आ रही है, रेयरर मीडियम में। सपोज वाटर से लाइट आ रही है हमारी एयर के अंदर। ठीक है, जब वाटर से लाइट एयर के अंदर आएगी तो अब क्या होगा बेटे, अब इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जो लाइट थी वो पहले जिस पाथ पे मूव कर रही थी, दिस इज एंगल आई। अब लाइट रे को जाना कहाँ था बेटे, लाइट रे को जाना था कुछ इस पाथ पे सीधा, बट जो लाइट रे है वो कहाँ चली जाएगी बेटे, वो चली जाएगी इससे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस एंगल को हम बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस पूरे फिनोमिनन को हम बोलेंगे बेटे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, refraction of light is bending of light ray from its actual path when light travels from one medium to another medium. ठीक है बेटे, so this phenomenon is called refraction of light, right? चलिए, so refraction of light में अब आगे की बातें करते हैं बेटे। देखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ बेटे हमारा वही कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन सेम एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहां भी फर्स्ट लॉ कुछ ऐसा ही था। ठीक है, बट सेकंड लॉ यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है बेटे, सेकंड लॉ हमें बोलता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ लाइट और फॉर अ गिवन कलर। ठीक है, इट मींस जो साइन आई है एंड जो साइन आर है, इन दोनों का जो रेशियो होगा बेटे, ये रेशियो एक कांस्टेंट होगा, ये रेशियो एक कांस्टेंट होगा। और इस जो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम
1, ठीक है। इफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं बेटे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में और अच्छे से पढ़ेंगे बेटे। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n या फिर म्यू से हम इसको डिनोट कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं म्यू टू 1। और जो ये लो है, इस लो को हम बोल सकते हैं बेटा स्नेल्स लो। क्या बोल सकते हैं? स्नेल्स लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए क्वांटिटी होती है और इससे हम स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो है डिफरेंट मीडियम में हमारे लिए लर्न करना पॉसिबल नहीं है, बट हम उसको कंपेयर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? जिसको कि हम म्यू और कहीं कहीं आपको n से भी डिनोट करा हुआ मिल सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in that medium। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड म्यू इज c अपॉन v, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो कांस्टेंट है, बट जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो सकती है। तो अगर v की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर किसी भी मीडियम में किसी भी मीडियम में v की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, इट मींस उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा। और अगर v की वैल्यू कहीं पे कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। और ये हमें क्या बताता है बेटे? ये हमें ये भी बताता है कि बेंडिंग कब कहाँ पे ज्यादा होगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में ज्यादा है, इट मींस वहां पे जो लाइट है वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाने वाली है। और अगर कहीं पे स्पीड ऑफ लाइट कम है, इट मींस जो वो लाइट है वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल शिफ्ट होने वाली है। तो अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है, इट मींस वी की वैल्यू कम है, और म्यू की वैल्यू अगर कम है तो वी की वैल्यू क्या है बेटा? वी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये जो भी बात की ना बेटा हमने वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बात की, इसलिए हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, स्पीड ऑफ लाइट इन ठीक है, इन ग्लास इज। देखो हमें क्या गिवन है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि मुझे म्यू की वैल्यू गिवन है 1.5। अच्छा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली लिखा हुआ है, इट मींस वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बेटा, ठीक है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है, अच्छा यहाँ पे बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें कोई यूनिट नहीं दी हुई है, ठीक है। यूनिट क्यों नहीं दी हुई है? बिकॉज इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। बिकॉज ये क्या है बेटे? ये रेशो है दो सेम क्वांटिटी का। दो सेम कौन सी क्वांटिटी? दो सेम क्वांटिटी विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। सो दो स्पीड का ये रेशो है, इस वजह से ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। सो म्यू की वैल्यू मुझे गिवन है बेटे 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज। सो मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी, ठीक है। सो म्यू का जो फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, वो क्या हो जाएगा बेटे? c अपॉन वीजी। एंड c की वैल्यू क्या फिक्स है? क्या होती है बेटे c की वैल्यू? c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय vg, ठीक है। सो अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो vg की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? 3 into 10 power 8 divided by 1.5
और इसकी जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, so 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, the frequency of light wave in a material is 2 × 10⁻14 hertz and the wavelength is 5000 hertz। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है लेकिन एकदम इजी सा क्वेश्चन है बेटे। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विल बी, मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटे, मुझे फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, मुझे गिवन क्या क्या है बेटे, मुझे गिवन है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से क्या मैं स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूँ बेटे, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बेटे, न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, पहले जो क्वांटिटी गिवन है वो लिख लेते हैं बेटे। न्यू क्या दिया हुआ है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड विच इज 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, लैम्डा क्या गिवन है बेटे, 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है बेटे, 5000 एंगस्ट्रॉम। अब इस एंगस्ट्रॉम को मैं अभी चेंज कर लेता हूँ बेटे मीटर में। तो एंगस्ट्रॉम से मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एंगस्ट्रॉम से मीटर में चेंज करने के लिए हम 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज 5000 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं वेलोसिटी देखूँ, स्पीड देखूँ इस लाइट रे की, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, न्यू इंटू लैम्डा विच इज 2 × 10⁻14 हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय 5000 × 10⁻−10। ठीक है, इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा बेटे हमारे पास 10⁻14 एंड -10 जो है वो 10⁻4 हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई में आने वाला है मेरे पास 10⁻4 और इस 2 को अगर मैं 5000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 10,000 हो जाएगा एंड 10,000 इज अगेन 10⁻4। सो वेलोसिटी इज 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, and we have to find out the refractive index. So refractive index is C/V। ठीक है, C की वैल्यू मुझे मालूम है, क्या होती है बेटा C की वैल्यू, 10⁸ डिवाइडेड बाय 10⁸। सो म्यू इज इक्वल टू 3। क्या कोई यूनिट आएगी, कोई भी यूनिट नहीं आएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। Next, yes, so what is the time taken to close a glass of thickness 4 mm and refractive index 3 by light। ठीक है, एक ग्लास स्लेब गिवन है बेटे, एक ग्लास स्लेब गिवन है। इस ग्लास स्लेब में लाइट जब आएगी, इसकी थिकनेस कितनी गिवन है बेटे, इसकी थिकनेस है 4 mm। तो जो लाइट रे है वो नियरली इसके थिकनेस के इक्वल ही डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करेगी, और जब ये इसके थिकनेस के इक्वली डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट कितना दिया हुआ है बेटे, 4 mm। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है बेटे 3। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन। ठीक है, सो अगर मुझे स्पीड पता लग जाए तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ, बिकॉज मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर मेरे पास स्पीड आ जाती है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही 7वीं क्लास वाला फॉर्मूला बेटा। ठीक है, सो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इज इक्वल्स टू होता है बेटे C/V। ठीक है, सो V की वैल्यू क्या आ गई, C/म्यू। तो C इज 3 × 10⁸ divided by mu is 3, so V is 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस मिलीमीटर में गिवन है बेटा, सो इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। देर किस बात की है, नहीं, चलो, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 × 10⁻−3। सो टाइम विल बी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। टाइम क्या हो जाएगा बेटे, टाइम हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है,
डिस्टेंस कितनी गिवन है 4 × 10⁻³ एंड स्पीड कितनी आई बेटे हमारे पास निकल के 10⁸। इसका आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बीम ऑफ लाइट, नॉट बीम, इट्स बीम, बीम, एम फॉर मंकी, ठीक है। अ बीम ऑफ लाइट, a beam of light, a beam of monochromatic light, monochromatic मतलब कि एक ही वेवलेंथ वाली लाइट, ठीक है, is refracted from vacuum into a medium of refractive index 1.5। वैक्यूम से जो लाइट है वो आ रही है किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे गिवन है कितना 1.5, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी, द वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, वेवलेंथ जो है रिफ्रैक्टेड लाइट की उसके साथ क्या होगा। अब बेटे लाइट रे जो है वो वैक्यूम से आ रही है, कहां से आ रही है, वैक्यूम से किसी मीडियम में, ठीक है। तो जब वैक्यूम से लाइट किसी मीडियम में आएगी तो स्पीड जो है वो क्या होगी बेटा, स्पीड विल डेफिनेटली डिक्रीज, ठीक है। और जब स्पीड डिक्रीज होगी, जब लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी तो क्या होगा बेटे, लाइट की जब स्पीड डिक्रीज होगी तो v = होता है न्यू लैम्डा। और हमने ये एक बात पढ़ी हुई है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो चेंज जो होगा वो किस में होगा बेटे, चेंज होगा ओनली वेवलेंथ में। और जब चेंज वेवलेंथ में होगा सो वेवलेंथ विल डिक्रीज, बिकॉज किसी भी मीडियम में जब वैक्यूम से लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड डेफिनेटली क्या होगी बेटे, डिक्रीज होगी। सो जो स्पीड है वो डिक्रीज होने की वजह से वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी और जो वेवलेंथ है वो स्मॉलर हो जाएगी, ठीक है। व्हेन लाइट रे एंटर्स इन अ ग्लास स्लैब देयर वेवलेंथ, जब ग्लास स्लैब में लाइट रे एंटर करेगी तो अगेन उसकी जो वेवलेंथ है वो, अगर लाइट रे एयर से फॉल हो रही है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगी बेटे, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, a ray of light having wavelength 720 nanometer enters in a glass of refractive index 1.5 and wavelength of the ray within the glass will be। तो मुझे क्या क्या गिवन है बेटे, मुझे यहाँ पे गिवन है कि वेवलेंथ जो है लाइट की वो दी हुई है कितनी 720 नैनोमीटर। इस नैनोमीटर को अभी कन्वर्ट कर लेते हैं बेटे, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना बेटे 1.5, ठीक है। सो वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे विद इन द ग्लास विल बी, वेवलेंथ मुझे निकालना है बेटे किसके अंदर, ग्लास के अंदर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे गिवन है तो स्टार्ट कहां से करेंगे क्वेश्चन को, स्टार्ट करने का एक ही तरीका कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब फॉर्मूला लगाया तो अब क्या क्या हमें दिया हुआ बेटे, वेवलेंथ जो है लाइट की इतनी दी हुई है और ग्लास में निकालनी है। सो इस स्पीड की जगह मुझे वेवलेंथ लाना पड़ेगा और स्पीड और वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो कहां से आता है बेटा, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सो स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी विच इज न्यू इनटू वेवलेंथ। सपोज जो वेवलेंथ है किसके अंदर बेटे, जो रिफ्रैक्टिव जो वेवलेंथ है वो पहले उसकी वेवलेंथ सपोज λ1 थी तो न्यू इंटू λ1 अपॉन v जो है वो न्यू इंटू λ2, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 की वन है बेटे, न्यू दोनों के लिए सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो सेम फ्रीक्वेंसी जो है वो कट गई, ठीक है। तो क्या आ गया बेटे, हमारे पास आ गया एक λ1 divided by λ2 and we have to find out this λ2. So λ2 will be λ1 upon 1.5 which is 720 into 10⁻⁹ divided by 1.5, ठीक है। सो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, सो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास λ2 is equals to 480 into 10⁻⁹ मीटर। बट आंसर हमारा नैनोमीटर में दिया हुआ है बेटे, तो नैनोमीटर में जब आंसर है तो
वेवलेंथ हम भी नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो λ2 विल बी 480 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम ब्लू लाइट एज दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ। यस, रेड और ब्लू लाइट जो है उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है एंड उनका वेवलेंथ भी जो है वो डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, it is property of medium, it does not depends on shape, size, mass, density of medium, it depends only on electric and magnetic property of the medium। it means जो मीडियम है वो किसी भी लाइट रे के साथ किस टाइप से वो रिएक्ट करता है, किसी भी लाइट रे की स्पीड जो है वो उसके अंदर कितनी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटे रिफ्रैक्शन में कुछ और बातें हैं कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन क्या कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी और कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, इसको भी एक बार देख लेते हैं बेटे। सपोज ये किसी मीडियम का इंटरफेस है, लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में मूव कर रही है। जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में मूव करेगी तो क्या होगा बेटे, ये लाइट जो है अपने पाथ से डेविएट होती है, और डेविएट होने का रीजन क्या है, इसका रीजन है speed of light changes, और स्पीड अगर चेंज होगी बेटे तो वेवलेंथ भी उस लाइट की क्या हो जाएगी, वेवलेंथ भी उसकी चेंज हो जाएगी। किसी भी वेव के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी नो चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगी बेटे, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूं इंटेंसिटी की, जब मीडियम के इंटरफेस पे लाइट आएगी तो ये जो मीडियम है वो इस लाइट की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देगा। इस वजह से जो उसकी इंटेंसिटी है वो डेफिनेटली चेंज होगी, और अगर इंटेंसिटी चेंज होगी तो उस लाइट की एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगी बेटे, उस लाइट की एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज स्पीड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है। और बेसिकली ये जो इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड है ये दोनों बेटा डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, सो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज। देखो बेटे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, समझते हैं अच्छे से। देखिए लाइट रे क्या कर रही है बेटे, एयर टू ग्लास में मूव कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं बेटे। ये मीडियम का इंटरफेस, दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, ठीक है। जब लाइट रे एयर से ग्लास में मूव कर रही है तो हो क्या रहा है बेटे, हो कुछ ये रहा है कि लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हुई, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब जब लाइट रे इस इंटरफेस पे आई तो इस लाइट का कुछ पार्ट तो बेटे रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, और इसका कुछ पार्ट क्या हो गया बेटा, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। इस लाइट का कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, बिकॉज कहीं पे भी 100% रिफ्रैक्शन या 100% रिफ्लेक्शन या 100% एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। इस वजह से इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ठीक है इसका एक पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया और इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गया। दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटे मुझे गिवन है आई। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी आई होना पड़ेगा।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी क्या होना पड़ेगा, आई होना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटे, मुझे फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ठीक है, सो करते हैं फाइंड आउट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मुझे फाइंड आउट करना है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अगर मैं बात करूं, सो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है बेटा, स्नेल्स लॉ बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मुझे गिवन है बेटे कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे फाइंड आउट करना है बेटे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी बेटे आई साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, अगर मुझे आई तो गिवन है, अगर मैं इस आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो क्या मेरे पास आंसर आ सकता है, यस, आई तो मुझे गिवन है। सो बस मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको यहाँ पे मुझे पुट करना है। ठीक है, सो आर की वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या ये एक पूरी जो लाइन है यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा टोटल, दिस एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर ये एंगल 180 डिग्री है तो इसमें क्या क्या आ रहा है बेटा, इसमें आई भी आ रहा है, इसमें आर भी आ रहा है और इसमें एक 90 डिग्री भी आ रहा है, तो आई प्लस आर प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आर की वैल्यू देखूं तो क्या ये बेटे 90 माइनस आर ऐसा हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे 180 माइनस 90 प्लस आर। सो इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं 90 प्लस आई, तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा बेटे 90 माइनस आई। ठीक है, सो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस आई। ठीक है, अब इस साइन 90 माइनस आई को हम जानते हैं बेटे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, इसको हम लिख सकते हैं कोस आई, और अगर साइन आई अपॉन कोस आई हमारे पास आया आंसर में तो क्या हम इसको टेन आई भी लिख सकते हैं, बिल्कुल हम इसको टेन आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटे, a ray of light strike a glass plate at an angle of 60 degree if reflected and refracted rays are perpendicular to each other। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे बेटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो हमारे पास क्या पूछा है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बेटे, अभी जस्ट हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 आई होगा और यहाँ पे क्या आई की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, तो आई की वैल्यू अगर 60 डिग्री गिवन है सो म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटे 10 आई। ये बेटे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्पेशल केस है व्हेन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो म्यू की वैल्यू जो है बेटे वो हो जाएगी 10 60 डिग्री एंड 10 60 इज √3। सो म्यू इज इक्वल्स टू √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज अपरेंट डेप्थ। ठीक है, चलिए, तो जो अपरेंट डेप्थ है इस चीज को आपने फील किया होगा, कैसे, जब आपने किसी वाटर के अंदर, किसी बकेट के अंदर अगर आपने कोई कॉइन रखा, ठीक है, या आपने सपोज इसके अंदर एक कोई कॉइन रखा और इसमें आपने वाटर फिल कर दिया, ठीक है, वाटर फिल किया तो ऐसा लगता है कि कॉइन जो है वो अपने इस पोजीशन से थोड़ा ऊपर है, कॉइन ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं पे रखा हुआ है ना, ऐसा लगता है कि कॉइन यहाँ कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा हमें फील होता है बट एक्चुअल में कॉइन वही होता है। ठीक है, तो इस जो कॉइन ऊपर की साइड हमें फील हो रहा है, जो ऊपर की साइड दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटे अपरेंट डेप्थ। ये जो हमारा है जहाँ पे कॉइन एक्चुअल रखा है ये है एक्चुअल डेप्थ, और जहां पे कॉइन हमें रखा हुआ फील हो रहा है उसको हम बोलते हैं बेटे अपरेंट डेप्थ। ठीक है, सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि अपरेंट डेप्थ एंड एक्चुअल डेप्थ जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो
सपोज हमारे पास कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमने एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, इस पे हमने एक कॉइन रखा हुआ है। जब हमें इस कॉइन को देखना है, अगर मुझे इस कॉइन को यहाँ कहीं बाहर से देखना है, तो क्या यहाँ कॉइन से लाइट रे को हमारे पास तक आना पड़ेगा, मतलब कि क्या लाइट रे इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करेगी? यस, डेफिनेटली जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करेगी। तो जो लाइट रे है वो कुछ इस टाइप से मूव करेगी, लाइट रे जो है बेटा वो कुछ इस टाइप से मूव की, ठीक है। और जब लाइट रे ऐसे गई तो अब क्या हुआ बेटे, अब हुआ कुछ यूं कि जो ये लाइट रे है वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगी, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होगी। और अगर ये वाटर मीडियम है एंड ये एयर मीडियम है तो ये डेफिनेटली अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव होगी। और ये अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव हुई तो अब क्या होगा बेटे, अब होगा यूं कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये कोई आंख है इंसान की, देख रहा है इंसान, ठीक है, इस पॉइंट को ये इंसान देख रहा है, तो इसको क्या लगेगा, इसको ऐसा लगेगा कि जो ये कॉइन है वो कुछ इस पोजीशन पे होगा, ठीक है, ये कॉइन इसको कुछ इस वाली पोजीशन पे फील होगा। एक्चुअल में कॉइन यहाँ पे है बट ये कॉइन इसको यहाँ पे लगेगा, ठीक है। चलो, सो this depth is actual depth, AC मतलब actual depth, this is apparent depth, AP, ठीक है। suppose this distance is P, suppose this distance is P, ठीक है। सो मुझे क्या करना है बेटे, मुझे ये अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे एक्चुअल डेप्थ गिवन है, सपोज मुझे गिवन है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सो अगर मुझे अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए मुझे बेटे एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन क्या, कि जो हमारा ये एंगल है या फिर जो हमारा ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल बहुत स्मॉल एंगल है बेटे। अगर ये दोनों एंगल स्मॉल एंगल है तो सबसे पहले तो इस एंगल को मैं लिखूंगा एंगल I, ठीक है, स्मॉल नहीं भी हो तो भी I होगा, और ये होगा एंगल R, ठीक है। जो हमारा ये एंगल है ये I हो गया और ये एंगल हो गया हमारा R, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाला एंगल I है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है तो क्या इस वाले एंगल को भी I होना पड़ेगा, और सेम क्या ये वाला एंगल भी हमारा R हो जाएगा? यस सर, ये एंगल भी R हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टैगिंग दे देते हैं बेटे, A, B, C एंड दिस इज D, ठीक है। तो देखो बेटे, यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो है ट्राइंगल BCD, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास ट्राइंगल ACD, ठीक है, ट्राइंगल AC एंड D, ठीक है। अब अगर मैं ट्राइंगल BCD की बात करूं, अगर मैं बेटे इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं BCD, तो क्या यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है? यस, ये 90 डिग्री है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो अगर मुझे इस एक्चुअल डेप्थ की वैल्यू निकालनी है तो अगर मैं लिखूं बेटे यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें एक अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा कि ये जो I और R है ये बहुत छोटे छोटे एंगल है, ठीक है। और जब स्मॉल एंगल होते हैं तो जो साइन I होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 I के इक्वल होगा, और यहां से अगर मैं साइन R, जो साइन R है, हम क्योंकि ट्राइंगल BCD की बात कर रहे हैं तो साइन R अप्रोक्सीमेटली 10 R के इक्वल होगा, और 10 R की जो वैल्यू है
वो यहाँ से अगर मैं देखूं तो बेटे इस एंगल के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर बेस विच इज P डिवाइडेड बाय दिस एपरेंट डेप्थ, ठीक है, ठीक है। तो साइन आई की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई, साइन आर इज P अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अच्छा अगर सेम मैं ट्रायंगल ACD की बात करूं, ट्रायंगल ACD भी देख लेते हैं बेटा, कहां पे है, ये रहा ट्रायंगल ACD, ठीक है। इस ट्रायंगल ACD में अगर मैं देखूं तो बेटे यहाँ पे भी सेम जो हमारा साइन आई है वो tan i के इक्वल होगा और tan i की जो वैल्यू है यहाँ पे बेटे ये हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज P अपॉन D एक्चुअल, ठीक है। सो साइन आई की क्या वैल्यू आ गई बेटे, साइन आई की वैल्यू आई हमारे पास P अपॉन एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको, चलिए अब हम क्या करेंगे बेटे, अब जो हमने पहले स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ है उस स्नेल्स लॉ को यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे स्नेल्स लॉ को, देखो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो अच्छा अगर यहाँ पे इस मीडियम का, कौन से मीडियम का, इस वाटर मीडियम का जो कि एक डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटे म्यू डी एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, थोड़ा मॉडिफाइड करके लिख दूं स्नेल्स लॉ को, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, म्यू डी इंटू साइन आई, म्यू डी इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू साइन आर, राइट। सो म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर, ठीक है। तो साइन आई की वैल्यू पुट करते हैं और साइन आर की वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन आई की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये है बेटा P अपॉन डी एक्चुअल इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू P अपॉन डी एपरेंट, ठीक है। सो म्यू डी, अच्छा P से P गया, P से P गया है ना, बचा क्या, म्यू डी अपॉन एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। सो अगर यहां से मैं एपरेंट डेप्थ की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो एपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या आ गई बेटे, एपरेंट डेप्थ की वैल्यू आ गई म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी इनटू एक्चुअल डेप्थ। सो एपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या निकल के आई बेटे हमारे पास, म्यू आर अपॉन म्यू डी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेप्थ। अच्छा अगर जो रेयर मीडियम है उसकी वैल्यू, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 है, सपोज रेयर मीडियम को हमने एयर लिया हुआ है तो एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो नियरली 1 होती है, या फिर अगर वैक्यूम है तो उसके लिए 1 होती है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, अच्छा इस टाइम पे म्यू डी को भी हम म्यू मान लें, ठीक है। तो जो एपरेंट डेप्थ है इसकी क्या वैल्यू निकल के आई बेटे, इसकी वैल्यू निकल के आई एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूले हमारे पास निकल के आए फॉर एपरेंट डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट इज एपरेंट हाइट। अभी तो क्या हो रहा था, अभी हम पानी में रखे हुए कॉइन को देख रहे थे, ठीक है। सपोज हम बाहर से किसी फिश को देख रहे हैं, ठीक है, तो फिश को देखने के लिए लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, बट अगर कोई फिश हमें देखे, बाहर से कोई फिश जो है मुझे देखेगी, या फिर बाहर से कोई फिश किसी ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखेगी, तो अब क्या होगा बेटे, अब हमारी जो हाइट होगी उस फिश से हमारी जो हाइट होगी वो जो एक्चुअल हाइट है उससे कुछ डिफरेंट हाइट उसे लगेगी। जैसा कि हमें लगता है कि जो कॉइन है वो थोड़ा ऊपर है, वैसे ही उस फिश को लगेगा कि जो इंसान है या फिर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा ऊपर हाइट पे है, वो किसी डिफरेंट हाइट पे है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, चलिए देखिए।
देखो बच्चों, ये फिश है, वाटर के अंदर है, लाइट रे आई और लाइट रे जो है वो इस नॉर्मल से टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हुई, ठीक है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई लाइट रे। और जब लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल आई तो अब इस फिश को क्या लगेगा, इस फिश को ऐसा लगेगा कि जो लाइट रे आ रही थी वो इस पॉइंट से नहीं आके वो किसी दूसरे पॉइंट से आ रही होगी, ठीक है। अब जब लाइट रे किसी दूसरे पॉइंट से आ रही होगी, किसी इस पॉइंट से लाइट रे आ रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो उसको इस हाइट पे दिखेगा। तो अब क्या होगा बेटे, अब फिर से हमें पहले जैसी बातें करनी पड़ेगी जैसा अभी जस्ट हमने किया। क्या किया हमने देखा कि ये वाला एंगल तो है हमारा एंगल आई, ठीक है, ये एंगल है एंगल आर, ठीक है। अब अगेन हम कुछ नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओ ए बी एंड दिस इज सी, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना बेटे, ये वाला एंगल है आर, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आर, और जो ये वाला एंगल है ये हो जाएगा बेटे इस आई के इक्वल, ठीक है। अगेन मुझे दो ट्राइंगल मिले, कौन कौन से दो ट्राइंगल देख लेते हैं। देखो, एक तो मिला बेटे मुझे ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है, क्या मिला एक मुझे ट्राइंगल ए ओ सी, एंड दूसरा ट्राइंगल मुझे मिला बेटे, कौन सा मिला, दूसरा ट्राइंगल मिला मुझे बी ओ सी, ठीक है। तो दो ट्राइंगल मुझे मिले ए ओ बी एंड बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है। अब अगर ट्राइंगल AOC एंड BOC में हम बात करें सेम पहले की तरह हमें अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ेंगे, जो एंगल है वो स्मॉल एंगल है, इस वजह से साइन आई की जो वैल्यू है वो 10i के इक्वल होगी, और जो 10i की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटे AOC, इसमें साइन आई जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10i, ठीक है। एंड 10i की वैल्यू यहां से अगर मैं देखूं तो अगेन मैं इस लेंथ को p मान लेता हूं, सपोज दिस लेंथ इज p, सो एंड दिस इज एक्चुअल हाइट, एंड दिस इज एपरेंट हाइट, ठीक है, ये एपरेंट हाइट एंड दिस इज एक्चुअल हाइट, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटे 10i की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इट मींस p डिवाइडेड बाय बेस विच इज एक्चुअल हाइट, ठीक है। एंड अगर मैं यहां से साइन r की वैल्यू देखूं तो वो 10r के इक्वल होगी, और 10r की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटे p अपॉन एपरेंट हाइट, ठीक है। यहां तक बात हुई। अब वापस से हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और जब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो अब क्या होगा बेटे, फिर से हमें वही चीजें करनी पड़ेगी। सपोज ये हमारे पास रेयर मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है हमारे पास म्यू आर, एंड दिस इज डेंसर मीडियम whose refractive index is mu d, clear, so mu r sin I is equals to mu d sin r, ठीक है। म्यू आर की अगर मैं वैल्यू सॉरी साइन आई की अगर मैं वैल्यू देखूं तो साइन आई की वैल्यू क्या है बेटे p अपॉन एक्चुअल हाइट, ठीक है, और साइन आर की वैल्यू क्या है बेटे p अपॉन एपेरेंट हाइट, यहां से साइन आर की वैल्यू रखी और यहां से साइन आई की वैल्यू रखी, तो वापस p से p गया गया गया, बचा क्या म्यू आर अपॉन एक्चुअल हाइट इज इक्वल्स टू म्यू डी अपॉन एपेरेंट हाइट, क्लियर।
नेक्स्ट, अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना था बेटा, मुझे कैलकुलेट करनी थी एपेरेंट हाइट। सो एपेरेंट हाइट क्या आ गई, एपेरेंट हाइट हमारे पास आई बेटे म्यू डी अपॉन म्यू आर मल्टीप्लाई बाय एच एक्चुअल, मतलब कि एक्चुअल हाइट। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया। अगेन अगर मैं बात करूं कि इफ रेयर मीडियम इज एयर, ठीक है, सो अगर रेयर मीडियम एयर है सो म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी बेटे 1 और जो म्यू डी है उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू। सो एपेरेंट जो हाइट है, इस एपेरेंट हाइट की वैल्यू हमारे पास निकल के आई म्यू इंटू एक्चुअल हाइट। ठीक है, सो अगेन हमारे पास ये दो फॉर्मूले निकल के आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डेप्थ 8 मीटर इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, डेप्थ दी हुई है बेटे 8 मीटर, मतलब कि जो एक्चुअल डेप्थ है वो कितनी दी हुई है 8 मीटर। ठीक है, अच्छा म्यू कितना दिया हुआ है बेटे 4/3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एपेरेंट वेट। ठीक है, सो एपेरेंट वेट का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा कि एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। सो एक्चुअल डेप्थ इट इज 8 एंड अपॉन 4/3। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा बेटे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 6 मीटर। 6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, a vessel of depth d is half filled with oil of refractive index n1 and another half is filled with water of refractive index n2. The apparent depth of this vessel when viewed from above will be। एक वेसल है बेटे, एक वेसल है डी डेप्थ का। ठीक है, इसमें हाफ में तो हमने भरा हुआ है क्या ऑयल और हाफ में भरा हुआ है वाटर। ठीक है, ये वाटर एंड ऑयल। ठीक है, दिस इज d/2 एंड दिस इज d/2। ठीक है, तो जो अब एपेरेंट डेप्थ है बेटे वो एपेरेंट डेप्थ इस वाटर की वजह से भी होगी और इस ऑयल की वजह से भी होगी। तो जो एपेरेंट डेप्थ है, टोटल एपेरेंट डेप्थ, वो क्या हो जाएगी बेटे, वो हो जाएगी इस वाटर की वजह से एपेरेंट डेप्थ। तो वाटर की वजह से एपेरेंट डेप्थ क्या होगी डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय म्यू वाटर फॉर वाटर। ठीक है, प्लस डी एक्चुअल अपॉन म्यू ऑयल फॉर ऑयल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एक्चुअल डेप्थ, तो एक्चुअल डेप्थ वाटर तो ओनली d/2 हाइट तक है और ऑयल भी ओनली d/2 हाइट तक है। सो एक्चुअल डेप्थ की जगह दोनों में क्या आ जाएगा बेटा d/2। सो दिस इज d/2 इंटू म्यू वाटर, मतलब कि n1। सो 2n1 प्लस d/2n2। ठीक है, अब अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो d/2 तो यहां से आ गया कॉमन, तो d/2 अगर कॉमन आया तो बचा क्या, बचा कुछ इस टाइप से, ये n1 इंटू यहाँ पे एलसीएम आ जाएंगे एंड n1 प्लस n2 जो है वो बच जाएगा बेटे। क्लियर, सो ये हमारे पास एपेरेंट डेप्थ आ गई, किसके लिए, दोनों के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे बेटे डी नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे डी है। ठीक है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, n1 इंटू n2। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अ बबल इन ग्लास of refractive index 1.5 when viewed from one side appears at 5 centimeter and 2 centimeter from other side, then thickness of the slab is।
देखिए बेटे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोलना कुछ यूं चाह रहा है कि सपोज एक हमारे पास ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब इस ग्लास स्लैब में किसी भी पॉइंट पे एक बबल है, सपोज यहाँ पे एक बबल है एक्चुअल में, ठीक है। अब यहाँ पे जब एक बबल है तो एक बार कोई इसको इधर से देख रहा है, तो जब इधर से देख रहा है तो उसको ये बबल कहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, उसको ये बबल दिखाई दे रहा है कुछ इस जगह पे, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। और जब कोई इंसान इधर से देख रहा है, जब दूसरी साइड से देख रहा है, ठीक है, जब कोई दूसरी साइड से देख रहा है तो उसको ये बबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे विच इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे पूछ रहा है बेटे कि थिकनेस ऑफ स्लैब जो है वो क्या होगी, ठीक है। सपोज थिकनेस ऑफ स्लैब इज T, ठीक है। अगर थिकनेस ऑफ स्लैब T है और मैंने ऑब्जर्वर 1 से, दिस इज सपोज ऑब्जर्वर 1 एंड सपोज दिस इज ऑब्जर्वर 2, तो ऑब्जर्वर 1 से सपोज x डिस्टेंस पे हमारे पास जो बबल है वो एक्चुअल में है, ठीक है। तो एक बार मैं एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाऊंगा ऑब्जर्वर 1 के लिए एंड देन ऑब्जर्वर 2 के लिए। देखिए तो अगर मैं बात करूं फॉर ऑब्जर्वर 1 के लिए अगर हम बात करें तो 1 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। तो एक्चुअल डेप्थ जो है, एक्चुअल डेप्थ कितनी है बेटा इसके लिए x, सो यहाँ से एपरेंट डेप्थ की वैल्यू हमें गिवन है, एपरेंट डेप्थ 5 सेंटीमीटर है, सो 5 इज इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ इज x डिवाइडेड बाय म्यू, एंड म्यू नहीं लिख के हमें म्यू की वैल्यू भी गिवन है 1.5, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई बेटे, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई हमारे पास 7.5, क्लियर। अब सेम काम हमें करना है बेटे किसके लिए, ऑब्जर्वर 2 के लिए, ठीक है। तो ऑब्जर्वर 2 के लिए करते हैं सेम। तो ऑब्जर्वर 2 की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जर्वर 2 के लिए क्या करना है बेटा, ऑब्जर्वर 2 के लिए अगेन मुझे यही एक्चुअल, तो अगर ये x था तो क्या ये वाली जो डिस्टेंस है ये t माइनस एक्स होनी चाहिए, t माइनस एक्स होनी चाहिए, ये टोटल माइनस एक्स, दिस इज t माइनस एक्स, ठीक है। सो अब जो हमारी एक्चुअल डेप्थ है क्या वो t माइनस एक्स है, और जो एपरेंट डेप्थ है वो तो हमें गिवन ही है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो जो हमारा एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। एंड एपरेंट डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, सो 2 इज इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ इज t माइनस एक्स डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। और म्यू नहीं लिख के डायरेक्ट क्या लिख देंगे बेटे 1.5, ठीक है। चलो सो t माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हो गया बेटे 3, एंड x की वैल्यू यहां से अगर मैं देखूं तो x इज 7.5, सो t विल बी 7.5 प्लस 3 विच इज 11.5, सो सॉरी 10.5, ठीक है। सो t इज 10.5, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लेब, ठीक है। अब तक हमने बात की कि कोई भी लाइट रे जो है वो किसी भी मीडियम के इंटरफेस पे अगर आती है तो वो किस टाइप से रिएक्ट करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई ग्लास स्लेब है, ग्लास स्लेब मतलब कि एक ग्लास की कोई लेयर है, ठीक है, इसकी थिकनेस है सपोज T, ठीक है, थिकनेस T है। अब अगर इस ग्लास स्लेब के पास कोई लाइट रे आई, दिस इज एयर मीडियम, दिस इज ग्लास एंड दिस इज अगेन एयर, ठीक है। सो अब अगर कोई लाइट रे यहां से इस पे फॉल होगी तो ये जो लाइट रे है ये क्या जाएगी बेटे, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव करेगी, दिस विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सो ये नॉर्मल के
पास गई और कुछ इस टाइप से गई, ठीक है। अगेन इसको यहाँ पे एक इंटरफेस मिला और ये इस ग्लास एंड एयर का इंटरफेस है, तो जितना ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हुई थी उतना ही ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। और ये जो हमारी लाइट रे है, जो फर्स्ट वाली लाइट रे थी, उसी के पैरेलल, ये जिस पाथ पे जा रहा था इस पाथ के जस्ट पैरेलल होके हमारी जो फाइनल रे है वो चली जाएगी, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा बेटा, ये भी आर होगा, और ये हो जाएगा बेटा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। चलिए, तो जो लाइट रे है वो इस पहले वाली लाइट रे की वाली लाइट रे पैरेलल चली गई, बट ये पैरेलल गई है, इसने इसके पाथ को रिट्रेस नहीं किया, ठीक है। ये जो लाइट रे है ये एक्चुअल पाथ पे नहीं गई, पहले जो पाथ था वो कुछ डिफरेंट था, अब कुछ डिफरेंट है, बट वो पैरेलल चल रही हैं। तो ये जितनी डिस्टेंस से शिफ्ट होगी, इस शिफ्ट को हम बोलेंगे बेटे लेटरल शिफ्ट। क्या बोलेंगे? लेटरल शिफ्ट, ठीक है। इस शिफ्ट को हम बोलेंगे बेटे लेटरल शिफ्ट। सपोज दिस इज D and D is lateral shift, क्लियर, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज lateral shift towards the lateral shift through the glass slab। ग्लास स्लेब में जो अभी हमने लेटरल शिफ्ट की बात की, उस लेटरल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू हमें अब कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए, तो फिर से उसी डायग्राम को अच्छे से बनाते हैं। देखिए, ये हमारे पास कोई लाइट रे आई और ये इसका एक्चुअल पाथ था, और ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव की, ठीक है। ये लाइट रे इस नॉर्मल से टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव की, ठीक है। एंड इसके बाद ये लाइट रे अगेन कहाँ चली गई बेटे? ये लाइट रे चली गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। कुछ इस टाइप से लाइट रे गई। अब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। अगर ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और अगर ये हमारा है बेटे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या इस वाले एंगल को आई माइनस आर होना चाहिए? ये टोटल एंगल तो क्या है बेटे, ये वाला एंगल अगर आई है तो ये टोटल एंगल भी क्या हो जाएगा? आई। ये वाला टोटल एंगल इज आई। अगर ये टोटल एंगल आई है तो इस आई में से आर को माइनस करेंगे तो ये एंगल आ गया, ठीक है। सो दिस एंगल इज आई माइनस आर एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेटरल शिफ्ट, ठीक है। ये लेटरल शिफ्ट हमें फाइंड आउट करना है। ये बेटा यहाँ पे हो गया एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस लेटरल शिफ्ट D की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, अच्छा, D की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट O B C D, ठीक है। सो अगर मैं ट्राइंगल OCD की बात करूं, इन ट्राइंगल OCD, ट्राइंगल OCD में क्या हो रहा है बेटे? ट्राइंगल OCD में हो कुछ यूं रहा है कि I अपॉन R ये वाला एंगल है, ठीक है, और मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये क्या इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा बेटा? इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और दिस इज हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या बेटा? ये साइन थीटा होता है। तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल्स टू डी अपॉन हाइपोटेनस इज
OC, ठीक है। तो साइन आई माइनस आर इक्वल टू डी अपॉन OC हो गया, ठीक है। अब ये OC की वैल्यू तो मुझे मालूम ही नहीं है ना, सो वी हैव टू फाइंड आउट OC। सो अगर OC मुझे फाइंड आउट करना है तो OC फाइंड आउट करने के लिए मैं एक दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सा बेटे, OBC, ट्राइंगल OBC। अब ट्राइंगल OBC की अगर मैं बात करूं तो OBC में क्या है बेटा, ये एंगल R, इस एंगल R के सामने वाला तो होगा इसका परपेंडिकुलर, ये एंगल जहां बैठा है वो होगा इसका बेस, ठीक है। सो बेस की वैल्यू मुझे मालूम है, बिकॉज ये बेस क्या है बेटा, ये बेस है इसकी थिकनेस, और थिकनेस है T, और ये OC की मुझे रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इन बेस और OC को मिला के यहाँ पे क्या बनेगा बेटे, cos R, और cos R की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos R की वैल्यू हो जाएगी बेटे T डिवाइडेड बाय OC। तो यहाँ से अगर मैं OC की वैल्यू देखूं तो OC की वैल्यू क्या आ गई, T अपॉन cos R। सो इस OC की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, D की वैल्यू आ गई OC मल्टीप्लाई बाय साइन I माइनस R, ठीक है। और OC की वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा T अपॉन cos R इंटू साइन I माइनस R, क्लियर। सो जो हमारा लेटरल शिफ्ट है उस लेटरल शिफ्ट के लिए एक वापस से एक फॉर्मूला निकल के आ गया, T अपॉन cos R इंटू साइन I माइनस R, क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a ray of light is incident upon a parallel sided transparent slab of thickness 9 centimeter, thickness दी हुई है बेटा 9 centimeter, at angle of incidence 60 degree, if angle of refraction is 30 degree, the lateral displacement of the light ray is, so lateral shift के लिए मुझे फॉर्मूला गिवन है बेटे, सबसे पहले जो क्वांटिटी गिवन है वो गिवन क्वांटिटीज लिखते हैं। देखिए थिकनेस दी है कितनी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है कितना, 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था बेटा, T अपॉन कोस R साइन I माइनस R, राइट। सो T अपॉन कोस R की वैल्यू और साइन I माइनस R की वैल्यू पुट करें हम तो 9 डिवाइडेड बाय कोस R मतलब कि कोस 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन I माइनस R मीन्स 60 माइनस 30। तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी बेटे D इज इक्वल्स टू 9 अपॉन cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटे, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू बेटे 1/2, सो 9 अपॉन √3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 गया, सो D की वैल्यू क्या आ गई बेटे 9 अपॉन √3। अच्छा, इस 9 को हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करके इस 9 अपॉन √3 को क्या 3√3 ऐसा लिख सकते हैं। सो लेटरल शिफ्ट इज 3√3 एंड सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करके आना, अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। आगे आते हैं, आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।